सो गुड मॉर्निंग। ये सेकंड लेक्चर है, राइट? इसमें हम सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं हमने जो भी कल पढ़ा था। ऑडिट ऑडिट की डेफिनेशन, मीनिंग, वो तो आपने इंटर में भी पढ़ा ही है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर profit oriented or not and irrespective of its size and legal form with view to expressing an opinion thereof। ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, राइट? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का किया जाता है, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आ सकता है या पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो सकता है, और कोई भी एंटिटी का हो सकता है। और मेन क्या है, यहाँ पर हम ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं। ओपिनियन दो टाइप के हो सकते हैं, अनमोडिफाइड ओपिनियन या फिर मॉडिफाइड ओपिनियन। अनमोडिफाइड ओपिनियन हम कब एक्सप्रेस करेंगे? व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हैं तो उसे हम अनमोडिफाइड ओपिनियन हमें एक्सप्रेस करना होगा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है? जो भी प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन के लिए फ्रेमवर्क यूज किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर या फिर प्रेजेंट करने के लिए जो भी हम फ्रेमवर्क का यूज करते हैं, लाइक जैसे कि शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जनरली वो आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं, तो क्योंकि हर कंपनी में शेड्यूल 3 का यूज करना टू प्रिपरेशन ऑफ द फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपलसरी है। तो वो क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो नेचर ऑफ द एंटिटी, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन के हिसाब से हो सकता है। तो वो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के है उसके हिसाब से अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हुए हैं तो हम अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। और एक डेफिनेशन हमने समझी थी, मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? डिफरेंस बिटवीन अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर as required to be reported in the FS as per applicable FRF and as reported in the financial statement। मतलब कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट होना चाहिए था एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और जो एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट हुआ है, उन दोनों के बीच अगर कोई भी डिफरेंस है तो उसे क्या कहा जाएगा? मिस स्टेटमेंट। मतलब अनमोडिफाइड ओपिनियन हम तब एक्सप्रेस कर रहे हैं जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुआ है। उसका मतलब कि वहां पर कोई भी मिसस्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि मिसस्टेटमेंट का मतलब ही क्या है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से नहीं है, राइट? तो मिसस्टेटमेंट नहीं है तब हम क्या एक्सप्रेस करेंगे? अनमोडिफाइड ओपिनियन। मिसस्टेटमेंट्स जो है वो फ्रॉड या फिर एरर की वजह से हो सकते हैं, राइट? और मॉडिफाइड ओपिनियन कब एक्सप्रेस किया जाएगा? जब हमें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किए गए हैं और हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिला है। मटेरियल इंपॉर्टेंट है। मिसस्टेटमेंट होना ठीक बात है, बट मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा तभी हम मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। तो क्या होता है मटेरियल? किसे मटेरियल कह सकते हैं? आप आंसर कीजिएगा आप लोग। which in any way affects the decision stakeholders of the company, of the entity, sorry. ओके, कोई भी स्टेक होल्डर, जो भी यूजर है, उनका डिसीजन चेंज हो सकता है। वो किस वजह से हो सकता है? लाइक मटेरियल कौन से बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं? It is based upon professional judgment. या दैट्स फाइन, बट लाइक एग्जांपल ऐसा कुछ कि इसे मटेरियल कह सकते हैं। जनरली कोई भी आइटम, कोई भी ट्रांजैक्शन दो रीजन की वजह से मटेरियल हो सकती है। मतलब वो क्या हो सकती है? आपको आइडिया है कोई भी वो क्या दो रीजन हो सकते हैं जिस वजह से वो मटेरियल हो सकते हैं? Size of the entity. वो मटेरियलिटी उसके बेसिस पर डिसाइड होगी, बट कोई भी ट्रांजैक्शन या आइटम कब कह सकता है कि इट इज मटेरियल? ओके,
कोई भी ट्रांजैक्शन या आइटम मटेरियल नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन या फिर अमाउंट की वजह से हो सकती है, या तो अमाउंट बहुत ही ज्यादा है, मटेरियल है, जिससे शायद हो सकता है कि यूजर का डिसीजन है वो चेंज हो जाए, या फिर उसका नेचर कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एंटिटी का अगर 10 करोड़ का टर्नओवर है, शायद 50 लाख 1 करोड़ रुपीज कुछ भी मिसस्टेटमेंट मिलता है, तो उसे हम मटेरियल कह सकते हैं, वो 5% to 10% हो जाता है। तो उसकी 5% और 10% ऑफ टर्नओवर हो जाता है, तो वो मटेरियल कहा जा सकता है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, उसकी अमाउंट बहुत ही ज्यादा है फॉर दैट एंटिटी। और उसका नेचर ऐसा हो सकता है कि अमाउंट इतनी नहीं है, बट ऐसा नेचर ऐसा है कि उस वजह से उसे हम मटेरियल कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैनेजमेंट कुछ फ्रॉड कर रहा है, भले ही अभी तक उन्होंने सिर्फ 5 लाख का ही 10 करोड़ की टर्नओवर वाली एंटिटी है, उसमें 5 लाख का अभी तक गफला किया है, शायद परसेंटेज वाइज अमाउंट वाइज वो इतनी बड़ी चीज नहीं है, वो इतना बड़ा मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, बट उसका नेचर ऐसा है कि मैनेजमेंट अगर कुछ फ्रॉड कर रहा है, दैट मीन्स कि उसमें कुछ इंटरनल कंट्रोल में प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट उसको ओवरराइड कर सकते हैं, तो इंटरनल कंट्रोल खराब है। और मैनेजमेंट ने आज 5 लाख रुपए का फ्रॉड किया है, तो वो फ्यूचर में और ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। समझ में आ रहा है? तो फ्यूचर में वो ज्यादा हो सकते हैं, तो नेचर भी कंसिडर किया जाएगा। अमाउंट एज वेल एज नेचर की वजह से कोई भी ट्रांजैक्शन या आइटम जो है उससे मटेरियल है या नहीं वो डिसाइड किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? नेचर या अमाउंट की वजह से वो यूजर का डिसीजन चेंज कर सकता है। क्लियर? तो जो भी ऐसा मिसस्टेटमेंट है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस आपने ऑब्टेन किए हैं और वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तब आपको मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। या फिर ऑडिटर हैज नॉट ऑब्टेन्ड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस टू डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब कि ऑडिट एविडेंसेस मिले ही नहीं है टू डिटरमाइन कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। कई बार मैनेजमेंट इंटेंशनली हमें एविडेंसेस प्रोवाइड नहीं करते हैं, राइट? कई बार अनइंटेंशनली भी होता है, टाइम नहीं है उनके पास, इस वजह से भी हो सकता है। पर अगर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, तब हम मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, राइट? अब ये मॉडिफाइड ओपिनियन के भी 3 सब टाइप्स है: क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। उस तीनों में क्लासिफिकेशन कैसे होगा, तो उसके लिए हमें एक डेफिनेशन और समझी थी, दैट इज परवेसिवनेस। परवेसिव मतलब क्या होता है कि जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करता है, तो उसका भी डेफिनेशन जो है वो मिसस्टेटमेंट या फिर पॉसिबल मिसस्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में समझाया हुआ है। अब अगर हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंसेस मिल चुके हैं, देन हमें मिसस्टेटमेंट्स मिल चुके हैं। और अगर हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंसेस नहीं मिले हैं, तो जो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं, तो उनके बारे में ये परवेसिव वर्ड यूज किया जाता है। तो जो परवेसिव है, राइट, उसका मीनिंग है आर नॉट कन्फाइंड टू वन और स्पेसिफिक आइटम, एलिमेंट और अकाउंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी मिसस्टेटमेंट या पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स है, वो लिमिटेड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है टू वन स्पेसिफिक आइटम, अकाउंट और एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि वो मोर देन वन अकाउंट, आइटम और एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करते हैं, तो वो ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करते हैं, तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा आ रहा है, तो उसे परवेसिव कहा जाएगा। या फिर it is limited, it is confined, right, then it is substantial part of financial statement। वो जो मिसस्टेटमेंट है वो सिर्फ एक ही आइटम, एलिमेंट और अकाउंट को अफेक्ट करता है, बट वो जो अकाउंट है, एलिमेंट है या फिर आइटम है, वो सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो भी उसे परवेसिव कहा जाएगा। या फिर अगर ये डिस्क्लोजर के बारे में है, डिस्क्लोजर में मिसस्टेटमेंट हुआ है, राइट, देन इट इज फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग, तो वो जो डिस्क्लोजर है वो फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग है, और उस वजह से उसे हम परवेसिव कहेंगे। तो ये जो भी मिसस्टेटमेंट या पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में ये यूज किया जाता है, ये वर्ड, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट इसी के बेसिस पर जो हम सब टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन है वो डिसाइड करते हैं, राइट। और ये पूरा चैप्टर 7 में इन डिटेल कवर भी किया गया है, ऑडिट रिपोर्टिंग के बारे में जो है SS 705 में कवर होता है। तो आपको क्वेश्चंस भी ऐसे पूछ सकते हैं, लाइक केस सिनेरियो दे दिया है, सिचुएशन दे दी है कि भाई ये हुआ है, तो इसमें कौन सा ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाहिए, राइट, तो ये अच्छे से समझना जरूरी है। चलिए, अब ये जो क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में, जब भी हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन कर लिए हैं, राइट, एंड मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमें मिला है, मिसस्टेटमेंट्स मिले हैं,
वो मिसस्टेटमेंट मटेरियल है पर परवेसिव नहीं है, मटेरियल बट नॉट परवेसिव, तो क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। मतलब कि वो मिसस्टेटमेंट से यूजर का डिसीजन चेंज हो सकता है, मटेरियल है, बट वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट नहीं करता है, परवेसिव नहीं है, तब हम क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। अगर वो मिसस्टेटमेंट मटेरियल भी है एंड परवेसिव भी है, मटेरियल एंड परवेसिव है, तो हम एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, राइट, कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। और अगर हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन ही नहीं किए हैं टू डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट, हमें मिले ही नहीं है एविडेंसेस, और हमें जो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स लग रहे हैं वो मटेरियल बट नॉट परवेसिव है, तो हम क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करें। और अगर जो भी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले हैं और जो हमें लग रहा है कि यहाँ पर पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं, दोज आर मटेरियल एंड परवेसिव, तो हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। अगर हमें जो लग रहा है कि भाई यहाँ पर मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं वो मटेरियल भी है और परवेसिव भी है, तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हम एक्सप्रेस करेंगे। राइट, क्लियर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्योंकि ये जो एसेस हम पढ़ेंगे ना, ये रिपोर्टिंग वाला तो हम बाद में पढ़ेंगे, बट बाकी के एसेस पढ़ेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं इसके रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट आ सकती है कि भाई ये हुआ है तो आपको ये ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाहिए, तो इसके लिए ये समझना जरूरी है। इसमें कोई डाउट नहीं है ना, आपको समझ में आ रहा है ना? जवाब Yes, sir. दीजिए। कृपन सर, कोई No एग्जांपल doubts. पॉसिबल मिसस्टेटमेंट का? पॉसिबल मिसस्टेटमेंट का मतलब फॉर एग्जांपल हाँ। अगर हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वहां पर हमें इन्वेंटरी वेरीफाई करने नहीं दे रहे हैं, दे आर नॉट अलाउइंग अस टू चेक फिजिकली वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी, और वहां पर इन्वेंटरी सब्सटेंशियल पार्ट है, उसकी इन्वेंटरी काफी इंपॉर्टेंट है, और वहां पर अगर हमें रोक रहे हैं इन्वेंटरी वेरीफाई करने से, तो वहां पर चांसेस हो सकते हैं कि उतनी इन्वेंटरी नहीं है जितनी वो दिखा रहे हैं, या फिर उसकी कंडीशन नहीं ऐसी है, लाइक ऑब्सोलेट आइटम हो चुके हैं या फिर नॉन मूविंग या स्लो मूविंग आइटम हो चुके हैं, तो उस वजह से क्या हो सकता है कि उसकी वैल्यूएशन कम हो जाएगा, उन्होंने शायद कॉस्ट पर दिखाया जबकि हमें क्या दिखाना है, एनआरवी पर दिखाना है। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो हमें डेटर्स या क्रेडिटर्स को कंफर्मेशन भेजने से मना कर रहे हैं क्योंकि शायद उनको कुछ डर है, या फिर वो हमें सेल्स का डेटा नहीं दिखा रहे कि भाई हमारा कस्टमर का डेटा कॉन्फिडेंशियल है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी बहाना बनाकर, तो वहां पर हो सकता है कि एक्चुअल सेल्स ना हो, फेक सेल्स दिखाया हो, राइट, ऐसे कोई चीज, ऐसे कोई चांसेस हो सकते हैं। पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स है या नहीं, वो भी हमारे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके हमें ध्यान में रखना होगा कि लाइक कोई ऐसी चीजें हमें पता चली है, कोई ऐसा डाउट्स, कोई हिंट्स ऐसी पता चली है, प्रीवियस एक्सपीरियंस से पता चली है, अचानक ही सेल्स आपका जो नॉर्मल था उनसे इस साल में सेल्स बहुत ही बढ़ चुका है, कम हो चुका है, तो वो इंडिकेटर्स ऐसे हो सकते हैं कि जहां से आप डाउट कर सकते हैं। और वो जो अभी आपको लग रहा है कि भाई बहुत ही ज्यादा वेरिएशन है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर या ऐसा कुछ भी, या इंडस्ट्री से भी हो सकता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल 2019 20 2021 वगैरह जो था तो कोरोना वाला ईयर था, राइट, तो नॉर्मली टूरिज्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्री है, होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, उनको बहुत ही हिट हुआ था क्योंकि बहुत ही कस्टमर्स नहीं जाते थे। और अगर आपका जो भी क्लाइंट है वो ट्रैवलिंग या टूरिज्म में काम करता है और उनका सेल्स इतना कम नहीं हुआ है जितना ओवरऑल इंडस्ट्री में कम हुआ है, तो उसके पीछे कुछ गलत हो सकता है, तो वहां पर आपको ज्यादा डाउट होगा, और उस केस में आप क्या करेंगे कि ज्यादा चेकिंग कर सकते हैं, या फिर और अगर आपको वो सेल्स के बिल्स वगैरह नहीं देते हैं तो चांसेस है कि पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स। नॉर्मल सिनेरियो में अगर कुछ ऐसा चीज नहीं मिली है, नॉर्मल ही लग रहा है, और अगर क्लाइंट ने मना किया या फिर नहीं दे रहे, कुछ भी बहाने बना रहे, तो वहां पर हो सकता है कि ठीक है, कोई इतना पॉसिबल मिसस्टेटमेंट हो, वो हर बार जरूरी नहीं है, वहां पर आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी, आप अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस को अवॉइड नहीं कर सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, बट अगर आपको इतना डाउट नहीं लग रहा है तो चलेगा, लाइक समझ में आ रहा है? यस सर। और मतलब नहीं समझ में आया तो पूछना, क्योंकि ये सारी चीजें पूरे ही ऑडिट में कवर अप होगी, कहीं ना कहीं आएगी, तो अच्छे से समझना जरूरी है, ये बेसिक है।
क्लियर राइट? Yes, sir. Thank you. चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जब भी हम ऑडिट करते हैं तो उसमें स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई होते हैं, वो तो आपको पता ही, एसएस राइट। सबसे पहला ऐसा कौन सा है पता है? सबसे पहला ऐसा कौन सा है? $200. नाम पता है? छोटा सा नाम है ना उसका। चलिए, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स of independent auditor and conduct of an audit in accordance with standards on auditing. Overall objectives of independent auditor and conduct of an audit in accordance with standards on auditing. जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, ऑडिटर जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर है, वो पूरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करते हैं, उसमें उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। और ऐसा बताया गया है कि भाई जो आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करने हैं, एसएस के हिसाब से ही आपको ऑडिट करने हैं। एसएस आर कंपलसरी राइट टू बी फॉलोड, तो आपको कुछ भी हो जाए आपको कंपलसरीली फॉलो करना ही रहेगा। तो आपको एसए 200 के हिसाब से ये बताया गया है कि बाकी के जो सारे एसएस है वो आपको फॉलो करने रहेंगे। इसमें बहुत सारी बेसिक चीजें बताई गई है एसए 200 जो है उसमें। जो पता हो तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन की एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है राइट। तो वो जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो एसए 200 के हिसाब से डिसाइड होती है। एसए 200 के हिसाब से मैनेजमेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं, और ऑडिटर है वो ऑडिट करते हैं। एक्चुअली वो जरूरी भी क्यों है, क्यों जरूरी है वो ऐसा? ऐसा क्यों किया जाता है मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करे और ऑडिटर ऑडिट करे? Independence. Independence. इंडिपेंडेंस के लिए। पर अपने सीए फॉर्म में देखा ही होगा आर्टिकलशिप में कि वो हर बार एक्चुअल में फॉलो नहीं होता है ना। हाँ या ना, हर बार हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं हो रहा है, हर बार नहीं होता है। कुछ कुछ चीजों में होता है, कई बार ऑडिटर खुद ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर देते हैं। तो वो गलत है या नहीं? इट्स टोटली जजमेंटल चीज राइट, कि सीए ऑडिटर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो वो बाय एथिक्स बाय स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो वो गलत है। पर ऑडिटर कई बार जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं, सिर्फ प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं राइट, कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए, ये डिस्क्लोजर होना चाहिए। और क्लाइंट उसको जनरली अपोज भी नहीं करता है, जो जैसा ऑडिटर को दिखाना है वो दिखाते हैं। मतलब उसमें अमाउंट में हर बार चेंज करते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। वो प्रिपरेशन या प्रेजेंटेशन बेटर करते हैं एज पर शेड्यूल 3 या फिर जो भी एप्लीकेबल एफआरएफ है या फिर एएस या इंडेस जो है उस हिसाब से करते हैं राइट। हर बार वहां पर इंडिपेंडेंस ब्रीच हो रही है ऐसा जरूरी नहीं है। वो एविडेंसेस लेकर प्रॉपरली ऑडिट वगैरह तो करते ही है, बट कई बार ऐसा होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए क्लाइंट है वो कैपेबल नहीं होता है। कई बार वो बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल वे में बिजनेस करते हैं, तो वो अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग को नहीं समझ पाते हैं। इसी वजह से सीएस जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करके प्रेजेंट करके देते हैं, क्योंकि उसमें सीए को भी साइन करना है राइट। बट एज पर एस 200 ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट को ही प्रिपेयर करना।
तो हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है एज पर एस 200? सी ये एस 200 आपको वैसे तो सी ए फाइनल के मॉड्यूल में समझाया नहीं हुआ है, और ऐसा सिर्फ ऐसा बोल दिया है कि भाई ये सी ए इंटर में आपने डिटेल में पढ़ा था, तो यहाँ पर नहीं पढ़ाया है, बट उसके क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी है कि जो आपकी मॉड्यूल में कवर अप नहीं की गई है, बट हमें समझनी जरूरी है, क्योंकि आपने सीए इंटर में पढ़ा होगा, अच्छे से शायद पढ़ा होगा, फिर भी आप भूल गए होंगे, कुछ याद नहीं होगा, और कुछ रिलेट नहीं कर पाया होगा जब आपने सीए इंटर में पढ़ा, बट अब आपने आर्टिकलशिप की है तो कुछ चीजें ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर हम रिवाइज कर लेंगे और ये लिख भी लेंगे, ताकि इसमें से अगर कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो हमें समझ में आ जाए। केस सिनारियोज वगैरह में वो कुछ भी बायस ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ मॉड्यूल में से पूछे। उन्होंने ऐसा बताया है स्पेसिफिकली कि ये चीज आपने इंटर में पढ़े हैं, तो उसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो कुछ भी पूछ सकती है, राइट? तो वो भी हमें अच्छे से समझना जरूरी है, राइट? और ये वैसे भी बेसिक है, तो ये सारी चीजें तो रहेगी ही ऑडिट के लिए। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, टू ऑब्टेन रीजनेबल assurance about, sorry, to obtain reasonable assurance whether financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Thereby enabling auditor to express opinion whether financial statements in all material respect are prepared as per applicable financial reporting framework, and to report on financial statement and communicate as required by SS in accordance with auditor's findings. ये हमारा पूरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। आपको पैराग्राफ में दिया हुआ है, मैंने इसको सिर्फ सब पॉइंट्स में डिवाइड किया है, सिर्फ समझने के लिए, राइट? तो चलिए, अगर आप थोड़ा सा भी ट्राई करना चाहिए समझाने के लिए, थोड़ा सा ये क्लास इंटरेक्टिव रखेगा, आप भी जवाब दीजिएगा तो ही मजा आएगा, बाकी ऑडिट बोरिंग लगेगा। बोलो, ट्राई करो। जितना समझ में आए उतना समझाओ।
कुछ भी देखा देखा नहीं लग रहा है, मतलब सी इंटर में पढ़ा है ना। यस सर, ये सब तो पढ़ा है ये इंटर में। समझाओ चलो। बोलो राहुल पिमंचियान। कोई नहीं ट्राई करेगा। हाँ सर, इसमें मतलब हमको बोल रहा है कि एज ऑडिटर्स वी हैव टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस लेंगे कि जो फाइनेंस स्टेटमेंट्स है वो उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, एंड वी विल रिपोर्ट द सेम। ओके, रीजनेबल एश्योरेंस मतलब रीजनेबल एश्योरेंस मतलब रीजनेबल वर्ड यूज किया है क्योंकि अपन एब्सोल्यूट कभी चेक नहीं कर सकते। ओके, क्यों ऐसा नहीं कर सकते आप? एब्सोल्यूट मतलब, एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ हाँ, एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब 100% चेक करेंगे कि गारंटी 100% उसमें कुछ गलती हो ही नहीं, ऐसा मतलब गारंटी नहीं दे सकते। गारंटी। हाँ बराबर। हम रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करते हैं। टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें रीजनेबल एश्योरेंस लेना है, ऑब्टेन करना है। रीजनेबल एश्योरेंस 100% गारंटी नहीं है, मोटा मोटी सही होना चाहिए, राइट। मटीरियली सब कुछ बराबर होना चाहिए। 10 रुपए की गलती होती है तो वो वैसे भी हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो जो इममटेरियल चीजें हैं, राइट, वो तो हमें कंसिडर ही नहीं करना है। इवन कुछ हमारी इनहेरेंट लिमिटेशंस है, ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशंस है, और वो इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से हम कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब कि कभी भी हम गारंटी नहीं दे सकते हैं, राइट। रीजनेबल एश्योरेंस देंगे बट कभी भी वो गारंटी नहीं होता है कि सब कुछ सही है। मतलब कि जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन दिया कि भाई अनमॉडिफाइड ओपिनियन, उसका मतलब ये नहीं होता कि इसमें 1 रुपए की भी गलती नहीं है। वो हम 100% कभी कह ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट एप्लीकेबल होगा। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट क्या है कि आप ऑडिट करें उससे पहले ही कुछ ना कुछ वहां पर ऐसी चीजें होती है कि उस वजह से ऑडिट कभी भी 100% परफेक्ट नहीं हो पाता। सी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो उसमें बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे एस्टिमेट्स होते हैं जो मैनेजमेंट यूज करता है इन प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लाइक डेप्रिसिएशन की कौन सी मेथड बेस्ट है, वो एसएलएम भी हो सकता है, डब्ल्यूडीवी भी हो सकता है। कभी भी वो हम ऐसा नहीं कह सकते कि एसएलएम ही यहाँ पर होनी चाहिए या फिर डब्ल्यूडीवी यहाँ पर होनी चाहिए। इन्वेंटरी वैल्यूएशन की मेथड में चॉइस मिलती है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वहां पर वैल्यूएशन में एस इंडेस है, मतलब कि वो आपको कहते हैं कि आपको ये करना है, ऐसे करना है, बट वो कंपलसरी नहीं है, उसमें भी सब्जेक्टिविटी कहीं ना कहीं पर तो है। उस सब्जेक्टिविटी के हिसाब से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़े से चेंज होते रहते हैं। आप फीफो से करेंगे या वेटेड एवरेज से करेंगे इन्वेंटरी वैल्यूएशन, तो उन दोनों में डेफिनेटली डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस जनरली मटेरियल नहीं होता है बट थोड़ा सा डिफरेंस तो रहेगा ही। ऐसा बहुत सारी चीजें प्रोविजनिंग में भी हो सकता है कि बेड डेप का प्रोविजन एक साल में 10% किया, दूसरे साल उन्होंने कम कर दिया, प्लस कर दिया। हो सकता है उनके प्रॉफिट के हिसाब से चेंज किया, उनको जितना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए भी वो कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं। अब प्रोविजन तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि नहीं नहीं 10% ही होना चाहिए या फिर 5%? वो तो मैनेजमेंट को आप अगर पूछेंगे ना, फिर भी वो क्या है कि आपको समझा सकते हैं कि भाई अब तो कस्टमर से ऐसा लग रहा है कि अच्छे लग रहे हैं, मतलब कि वो बेड डेप हो ऐसा चांसेस हमें नहीं लग रहे हैं। पहले ऐसा लग रहा था कि शायद वो हमें पैसे दिए बिना चले जाए, बट अब तो हमारे सारे कस्टमर अच्छे हैं। अगर वो बेड डेप प्रोविजन बढ़ा देंगे तो ऐसा कह सकते हैं ना कि भाई आजकल के कस्टमर्स कभी भी पता नहीं चलता कब उठ जाए, मार्केट में सिचुएशन ही ऐसी है। और उस वजह से हम जो बेड डेप का प्रोविजन अब तक 10% करते थे, अब हमने 20% कर दिया।
तो वो प्रोविजनिंग वगैरह जो है, एस्टिमेट्स है, जहाँ पर जजमेंट्स की चीजें हैं, वहां पर हमें वो समझा सकते हैं। वहां पर कभी भी एब्सोल्यूट हमें लाइक हमें जो एविडेंस मिलेगा वो भी कभी ऐसा नहीं होगा कि यही परफेक्ट है। समझ में आ रहा है? वहां पर हमें परsuasive मतलब कि बिलीवेबल एविडेंसेस मिल सकते हैं। एब्सोल्यूट एविडेंस भी नहीं मिलेगा कि हाँ ये देख लिया ना अब बस बराबर है, ये जो जजमेंट लिया है यही सही है, ऐसा कभी भी नहीं कह सकते। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही इस तरह से बने हैं कि उसमें कभी भी हम गारंटी नहीं दे सकते। सेकंड, इवन उसमें इंटरनल कंट्रोल्स का भी यूज किया गया है। इंटरनल कंट्रोल्स जो है उसकी भी खुद की इनहेरेंट लिमिटेशंस है, उस वजह से भी वो हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स परफेक्ट है। इंटरनल कंट्रोल और उसकी इनहेरेंट लिमिटेशन क्या होती है वो भी हम इसी अभी पढ़ने वाले हैं इसके बाद, राइट? तो उस वजह से भी कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। प्लस जो हम ऑडिट करते हैं वो भी सैंपल बेसिस पर करता है। हम कभी भी 100% वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, और 100% वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, और उसी वजह से कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि जो हमने नहीं देखा है, राइट, उसमें कुछ भी गलती नहीं है। अगर हम 100% वेरीफाई करते हैं तो भी हम कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। क्यों? अगर हम 100% वेरिफिकेशन करेंगे ना, सैंपल नहीं करेंगे, फिर भी हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि हमने जो देखा है उसमें गलती नहीं है। ऐसा हो सकता है? मतलब कोई लाइक आइडिया कुछ भी? अगर उसमें कोई मैनेजमेंट का किया हुआ फ्रॉड है तो वो शायद हम नहीं पकड़ पाएंगे सर। हाँ, फ्रॉड नहीं कर सकते कंसिडर, बट ऐसा कभी हुआ है कि फ्रॉड नहीं है बट हमें सिंपल एरर भी ना मिली हो, हमने बहुत ज्यादा वेरीफाई किया हो तो? तो फिर सर ऐसा चांस हो सकता है कि उन्होंने ऐसा ही प्रिपेयर किया है कि हमें एरर मिले ही ना, कुछ अलग ही प्रेजेंट किया है हमको। हाँ, मतलब वो तो फ्रॉड हो गया ना। इंटेंस ने अगर कुछ ऐसा किया है तो दैट इज फ्रॉड। कई बार उसमें फ्रॉड नहीं है और बल्कि है बहुत ही ज्यादा ट्रांजैक्शंस आप चेक कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो जनरली चेक कौन करेगा, मतलब कोई भी इनवॉइसेस वगैरह, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वाउचिंग करेगा कौन? जनरली आर्टिकल्स करेंगे, राइट? तो उनको बहुत ही ज्यादा एविडेंसेस अगर आप दे देते हैं, बहुत ही ज्यादा वाउचिंग के लिए करने के लिए दे देते हैं ना, तो क्या है, ह्यूमन नेचर आ जाता है। वो बस ऐसे ही कर रहे हैं, लाइक उसमें कुछ अच्छे से समझ नहीं रहे, ध्यान नहीं दे रहे, वो बातें कर रहे हैं, कुछ भी टाइम पास कर रहे हैं, और वो टिका टिक 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 करते रहते हैं। ऐसा या तो आपने किया होगा या फिर आपने देखा होगा। समझ में आ रहा है? बहुत ही ज्यादा वाउचर्स आपको दे देते हैं ना, तो आप कंटाल जाते हैं, और वो सिर्फ करने के लिए करते हैं, दिखाने के लिए करते हैं कि भाई हाँ मैंने किया है, बट उसमें आप इफेक्टिवनेस उसमें होती ही नहीं है। तो वो वहां पर इफेक्टिवनेस नहीं होती, इसीलिए कुछ भी एरर होती है ना तो भी वो हमें नहीं मिल पाती। जो ऑडिट सैंपलिंग हम करते हैं, तो वो सैंपलिंग के पीछे भी यही रीजन है कि अगर हम 100% वेरिफिकेशन करते हैं फिर भी वहां पर सारी एरर्स हमें नहीं मिल सकती। उसका रीजन ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा चेक करते हैं ना, तो वहां पर एक लाइक कंटाल आने लगता है, ह्यूमन है तो वो अच्छे से ध्यान नहीं देता है, इफेक्टिवनेस वहां पर अफेक्ट हो सकती है, और उस वजह से जो एरर्स दिखनी चाहिए वो भी नहीं दिखती, वो सिर्फ करने के लिए करते हैं। इसीलिए सैंपल बेसिस पर करना ज्यादा बेटर रहता है। अगर मैं भी आपको कुछ 5 बार लिखने के लिए दे दूं, या फिर अगर आपका पूरा सिलेबस है वो भी अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं, तो वो क्या होगा कि उसमें सिर्फ करने के लिए करेंगे आप, उसमें इफेक्टिवनेस एफर्ट्स नहीं रहते हैं, और उस वजह से वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो पाता है। इसीलिए सैंपल बेसिस पर करना एडवाइजेबल भी है, और हम सैंपल बेसिस पर करते हैं इसीलिए कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस भी नहीं ले सकते। फिर जो हर्ष ने, राहुल ने बताया लाइक कि फ्रॉड वगैरह भी हो सकता है, मैनेजमेंट अगर फ्रॉड करेगा तो वो हमें हर बार मिले ऐसा जरूरी नहीं है। एम्प्लॉयज का फ्रॉड मिलने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा है, क्योंकि उनके पास सारे वेज नहीं होंगे, बट मैनेजमेंट के पास सारी चीजें होंगी। वो कभी भी कुछ भी चीज इंटरनल कंट्रोल को बाईपास कर सकते हैं, उनके पास कंट्रोल ज्यादा होंगे, तो वो कुछ गलत करने के चांसेस उसके पास ज्यादा होंगे। वो प्रॉपरली सोफिस्टिकेटेड वे में वो फ्रॉड को एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसको डिटेक्ट करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। एरर है वो डिफिकल्ट, डिटेक्ट होना इजी है कंपेयर टू फ्रॉड।
राइट। तो फ्रॉड को डिटेक्ट करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट हो जाता है, और स्पेसिफिकली मैनेजमेंट के फ्रॉड को। तो उस वजह से भी हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती है ही नहीं, जो हमने ओपिनियन दिया है वही परफेक्ट है। शायद हो सकता है कि हमें फ्रॉड्स मिले ही ना हो, वहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, बट वो हमें पता ही ना चले हो, ऐसा हो सकता है। प्लस मैनेजमेंट को हम चाहे कितना भी बता दें कि भाई हमें ये एविडेंसेस चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हम उनके ऊपर कभी भी फोर्स नहीं कर सकते। लाइक इन्वेस्टिगेशन हम नहीं कर सकते कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं चलेगा, राइट। हम ऑडिटर है तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई हमें ये एविडेंसेस चाहिए, वो नहीं देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे फिर भी नहीं देंगे, तो हम उसके ऊपर फोर्स नहीं कर सकते। मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें वो एविडेंसेस ना दे तो, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं फिर भी अगर वो एविडेंस नहीं देंगे तो मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन। हाँ, रिपोर्ट कर सकते हैं मॉडिफाइड ओपिनियन। स्पेसिफिकली कौन सा ओपिनियन दे सकते हैं? स्पेसिफिकली क्वालिफाइड डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर। क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर। अगर मटेरियल बट नॉट परवेसिव है तो क्वालिफाइड, और मटेरियल एंड परवेसिव है तो डिस्क्लेमर। समझ में आ रहा है? तो मैक्सिमम हम रिपोर्ट कर सकते हैं, हम फोर्स नहीं कर सकते। प्लस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें गोइंग कंसर्न की भी इफेक्ट आएगी। गोइंग कंसर्न जो है, राइट, वो फ्यूचर के ऊपर डिपेंडेबल है। अनसर्टेन इवेंट्स हो सकते हैं, फ्यूचर में से इवेंट्स हो सकते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा, उसके भी इम्पैक्ट आती है। तो जो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स है उसके ऊपर भी हम कभी भी गारंटी नहीं दे सकते, उस वजह से भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कभी भी गारंटी नहीं देते हैं। प्लस रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो रिलेटेड पार्टीज को डिटेक्ट करना, उनके साथ ट्रांजेक्शन हुए हैं या नहीं, वो आर्म्स लेंथ प्राइस पर है या नहीं, राइट, वो सारी चीजें भी हम जनरली हर बार नहीं डिटेक्ट कर पाते हैं, राइट, क्योंकि वो रिलेटेड पार्टी का पूरा जो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, उनमें जो भी ट्रांजेक्शन है उनकी पार्टीज जो है वो कॉम्प्लेक्स हो सकती है कि बीइंग एन ऑडिटर हम सारे ही पार्टीज, सारे ही ट्रांजेक्शन ढूंढ ना पाए, और उस वजह से भी उसमें शायद मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं जो हमें ना मिले। समझ में आ रहा है, राइट। इवन कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि लाइक टाइम या फिर कॉस्ट की वजह से भी वो हम नहीं करते हैं या फिर नहीं कर पाते, टाइम नहीं है तो उस वजह से कुछ प्रोसीजर्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है। हाँ, वो एक्चुअल में अलाउड नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है, कॉस्ट हो रहा है, राइट, सिर्फ जनरल इनकन्वीनियंस की वजह से आप कोई भी प्रोसीजर अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा 200 में ऐसा लिखा हुआ है कि जनरल इनकन्वीनियंस की ऑडिटर को वो लाइक फिजिकल वेरिफिकेशन करने में, जाने में दूर जाना पड़ेगा, बस में जाना पड़ेगा, पूरा एक दिन बिगड़ जाएगा, राइट, धूप में उनको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, वहां पर गर्मी, क्योंकि जनरली फिजिकल वेरिफिकेशन है तो गोडाउन्स में और ऐसे स्टोर्स वगैरह में होती है जहां पर एसी पंखा कुछ भी नहीं होता कई बार, तो वहां पर गर्मी में करना पड़ेगा। इवन 31 मार्च और 1 अप्रैल को ही जनरली फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, तो तब वो करने जाने में वो कंटाला आएगा, थकान महसूस होगी, डिफिकल्टी आएगी। उस वजह से कोई भी प्रोसीजर ओमिट करना अलाउड नहीं है। जो प्रोसीजर्स करनी जरूरी है वो तो करनी ही पड़ेगी, बट कई बार ऑडिटर ऐसी चीजें करता है और ऐसी चीजें हो सके उतनी अवॉइड करता है, और उस वजह से भी हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। इवन हम कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रीवियस पीरियड में हमें मिली है, ऐसी प्रीवियस पीरियड में मिली हुई चीजें, ऐसे एविडेंसेस को भी हम करंट ईयर के ऑडिट में यूज करते हैं, और उस वजह से उसका रिलेवेंस ओवर द टाइम डिक्रीज हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर में मिले हुए डॉक्यूमेंट्स है वो आउटडेटेड हो जाता है, मतलब कि अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स हमने रिफर नहीं किया है, लेकिन इंटरनल कंट्रोल की पॉलिसी है वो हमने प्रीवियस ईयर में जो रिसीव की थी ना, उसी के हिसाब से हमने इस साल का भी ऑडिट कर दिया, और उस वजह से हमने जो देखा ना देखा ऐसा, या फिर जो देखा वो गलत तरीके से देखा, और उस वजह से भी गलती हो सकती है, उस वजह से भी वहां पर मिसस्टेटमेंट्स होंगे जो हमें नहीं मिले। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें की वजह से, ये सारी इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से हम कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाएंगे, रीजनेबल एश्योरेंस ही दे पाएंगे, मोटा मोटी सब कुछ सही है। रीजनेबल एश्योरेंस जो है, राइट, ये हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है। बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस
एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है। एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब कि गारंटी नहीं देते हैं हम, रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। रीजनेबल एश्योरेंस हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। ऐसा भी नहीं है कि गारंटी नहीं देना है तो बस थोड़ी सी चीजें चेक कर ली, लाइक करने के लिए कर लिया, ऐसा नहीं है। हमें सब कुछ प्रॉपरली करना ही है, बट फिर भी हम गारंटी नहीं दे सकते, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। आप भी अच्छे से पढ़ ही रहे हैं ना सीए फाइनल के लिए, स्टिल आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस थोड़ी दे पाएंगे एग्जाम देकर कि हाँ मैं पास हो ही जाऊंगा। नॉट पॉसिबल, क्योंकि सीए की खुद की इनहेरेंट लिमिटेशंस है, राइट। सीए फाइनल की स्पेसिफिकली ज्यादा हो जाती है, तो वहां पर भी आप रीजनेबल एश्योरेंस देख सकते हैं कि भाई हाँ होने के चांसेस तो बहुत ज्यादा है। वैसे ही यहाँ पर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम जो भी ओपिनियन देते हैं वो रीजनेबल एश्योरेंस है, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, बट वो गारंटी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है, राइट। तो हमें सबसे पहले, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमें रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है। किसके बारे में? वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। जब भी हम मिसस्टेटमेंट लिखते हैं तो उसका पीछे ये वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर तो लिख ही देना है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, उसके बारे में हमें रीजनेबल एश्योरेंस लेना है, राइट। क्योंकि अगर वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो हम अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। अगर वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो हम मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। तो हमारा ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए ये रीजनेबल एश्योरेंस लेना हमारे लिए नेसेसरी है, राइट। और यहाँ पर एज अ होल हमें बताया गया है, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भले ही हम सैंपल बेसिस पर चेक कर रहे हैं, उसमें 100% वेरिफिकेशन नहीं कर रहे, फिर भी हमारा जो ओपिनियन होगा वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर है। हमने 100% वेरिफिकेशन नहीं किया, दैट्स ट्रू, बट हमारा ओपिनियन है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जितना हमने देखा उसके ऊपर ही हम ओपिनियन देंगे। अगर हमने परचेस के सिर्फ 100 ट्रांजेक्शन्स चेक किए फ्रॉम 1000 ट्रांजेक्शन्स, तो सिर्फ हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये 100 ट्रांजेक्शन्स में कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। हमें पूरे के पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग होल परचेज 1000 ट्रांजेक्शन्स जितने हुए हैं सभी के लिए, सभी के ऊपर हमें ओपिनियन देना है, सभी के ऊपर हमें रीजनेबल एश्योरेंस लेना है, राइट। जितना हमने चेक किया उसके ऊपर सिर्फ हम अश्योरेंस लेंगे, उसके ऊपर सिर्फ हम ओपिनियन देंगे, ऐसा नहीं कह सकते। क्लियर? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट, वो हम रीजनेबल एश्योरेंस लेंगे, thereby enabling auditor to express opinion, और उसके बेसिस पर ओपिनियन हम एक्सप्रेस कर पाएंगे। ऑडिटर है वो ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाएगा। ओपिनियन किसके ऊपर होगा? whether financial statement in all material respect are prepared as per applicable financial reporting framework in accordance with applicable financial reporting framework। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हुए हैं या नहीं, प्रिपेयर हुए हैं या नहीं, उसके ऊपर हम ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। तो रीजनेबल एश्योरेंस लेंगे कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, और उसके बेसिस पर हम ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एफआरएफ, राइट। अगर वो एफआरएफ के हिसाब से है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन, अगर वो एफआरएफ के हिसाब से नहीं बने हैं देन इट इज कंसिडर्ड एज अ मिसस्टेटमेंट। अगर वो मिसस्टेटमेंट मटेरियल है तो हम मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, राइट। और वो मटेरियल बट नॉट परवेसिव क्वालिफाइड मटेरियल एंड परवेसिव एडवर्स, समझ में आ रहा है। और अगर पॉसिबल मिसस्टेटमेंट है तो क्वालिफाइड ओपिनियन अगर मटेरियल बट नॉट परवेसिव है तो, एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इफ मटेरियल एंड परवेसिव है अगर पॉसिबल मिसस्टेटमेंट है, तो वो हम ओपिनियन देंगे। और यहाँ पर भी हमें बताया है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बराबर प्रिपेयर हुए हैं या नहीं उसके ऊपर हम ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, बट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, नॉट इन एब्सोल्यूट मैनर। ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 1 रुपए 10 रुपए 50 रुपए 1000 रुपए की भी गलती नहीं है, वो होगी ही, उसमें कुछ ना कुछ गलतियां होने के चांसेस है ही। 100-200 रुपए का अगर एक अकाउंट की जगह पर दूसरे अकाउंट में लिख दिया तो हम इतना कंसर्न नहीं है, बिकॉज वी आर कंसर्न विथ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। इममटीरियल मिसस्टेटमेंट्स तो होंगे ही वहां पर, बट वो हमारे लिए ऐसे इतने बड़े कंसर्न एरिया नहीं है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट बराबर बने हैं या नहीं उसके ऊपर हम ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। एंड सेकंड, टू रिपोर्ट ऑन एफएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर हमें रिपोर्ट करना है। पहले यहाँ पर हमने डिसाइड किया कि ऑडिटर इस वजह से ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाएंगे, और वो ओपिनियन को हम रिपोर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू एसएस 700 और 700 की पूरी सीरीज के बेसिस पर, कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके ऊपर हमें क्या ओपिनियन देना है, वो पूरा रिपोर्टिंग किया जाएगा। एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, और एसएस के हिसाब से हमें कम्युनिकेट करना होगा। ये शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, ऐसे 216 ऐसे 265
जो जब आपने सी इंटर पढ़ा था तब ये शायद सिलेबस में नहीं था, बट अब वो सिलेबस का पार्ट है, इवन सीए फाइनल में भी पढ़ेंगे। तो जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है उस हिसाब से कम्युनिकेट करना भी जरूरी बन जाता है, राइट। मैनेजमेंट को कुछ चीजें कम्युनिकेट करनी है, इवन दोज चार्ज विद गवर्नेंस है उनको भी शायद कुछ चीजें कम्युनिकेट करनी रहती है। तो वो जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है या फिर मैनेजमेंट है उनको कब क्या कौन सी चीजें कम्युनिकेट करनी है उसके लिए भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है। तो वो जो कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो कम्युनिकेट किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स फाइंडिंग्स। ऑडिटर को जो भी चीजें मिली है उसके बेसिस पर वो कम्युनिकेट करेंगे और रिपोर्ट किया जाएगा, राइट। तो ये हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, दो ऑब्जेक्टिव्स है। टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, whether due to fraud or error, and thereby enabling the auditor to express an opinion whether financial statement as a whole or in all material respect are prepared in accordance with applicable FRF, and to report on financial statements and communicate as required by SS and in accordance with auditor's findings। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? No, sir. तो ये reasonable assurance, high level of assurance but not absolute assurance due to inherent limitations of audit। ऑडिट की कुछ inherent limitations है और उसी वजह से हम कभी भी absolute assurance नहीं obtain कर पाएंगे, वो reasonable assurance होगा, और reasonable assurance है वो high level of assurance है। क्लियर? इसमें कोई confusion नहीं है, राइट? चलिए अब समझते हैं इंटरनल कंट्रोल। क्या होता है इंटरनल कंट्रोल? जागो ग्राहक जागो, जवाब दो। चलिए आप तीनों ही एक एक इंटरनल कंट्रोल के एग्जांपल दीजिए मुझे। एक इंटरनल कंट्रोल है कि अगर कंपनी को कुछ लोन लेनी है तो the appropriate authorities will approach different, मतलब डिफरेंट नहीं, कुछ परचेज करना है, कंपनी को कुछ परचेज करना है तो डिफरेंट कोटेशंस लेंगे, कोटेशन के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। सो कोटेशन लेना वो इंटरनल कंट्रोल का ऐसा। अगर कैश मेंटेन कर रहे हो तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज रहेगा। लेना maybe management itself checks the process कि वो अपने कंपनी में हो रहा है कि नहीं, वो खुद ही उसका क्या कहते हैं रिव्यू करेंगे तो उस चीज को स्पेसिफिक रिव्यू कैसे करेंगे? चलो वन बाय वन चलते हैं। हर्ष तुमने जो एग्जांपल दिया अपने आप को म्यूट करो। हर्ष हाँ हाँ तुमने बताया कि कोटेशन लेना चाहिए, राइट। तो कोटेशन लेना वो अपने आप में इंटरनल कंट्रोल बन जाएगा कि और कुछ, मतलब लाइक क्योंकि कोटेशन तो अगर परचेज डिपार्टमेंट, समझा नहीं क्वेश्चन। हाँ मतलब कोटेशन लेना इटसेल्फ इंटरनल कंट्रोल है। क्यों चाहिए कोटेशन, क्यों चाहिए, वो कैसे इंटरनल कंट्रोल है? मतलब तुम्हारा पर्पस कोटेशन क्यों मंगवाता है जनरली? राइट अमाउंट राइट प्राइस पे आ रहा है। मिले। सॉरी हर्ष
राइट प्राइस राइट अमाउंट मिले इसीलिए। कंपनी को बराबर रेट पे गुड्स मिले। हाँ हाँ तो ऐसा भी हो सकता है ना, परचेज डिपार्टमेंट है वो, उनका कोई फेवरेट वाला वेंडर है, वहीं से उनको परचेस करना है, तो सिर्फ वो वहीं से कोटेशन मंगवाए तो चलेगा, क्योंकि कंट्रोल तो क्या है कि वही कोटेशन नहीं, डिफरेंट पार्टी से कोटेशन मंगवाना चाहिए। राइट, सॉरी, डिफरेंट पार्टी से कोटेशन मंगवाना चाहिए। हाँ तो डिफरेंट तो वो दो को मंगवा देगा, दो से तो भी चलेगा। डिफरेंट मतलब सी, इंटरनल कंट्रोल कब बना कहा जाएगा, कोटेशन मंगवाना जरूरी हो सकता है कि कोटेशन से चलो हमें कॉम्पिटिटिव प्राइसेस सबसे सस्ता हो, इकोनॉमिक प्राइसेस पर हमें मिले, बट उसमें मिनिमम कितने कोटेशंस मंगवाने कंपलसरी है ना, दैट इज कंसिडर्ड एज कंट्रोल, कि चलो मिनिमम 3 पार्टीज से तो आपको मंगवाने ही रहेंगे, तो उससे हम इंटरनल कंट्रोल कह सकते हैं कि 3 से अगर कम आए हैं तो फिर से रीबिड वगैरह हो सकता है कि फिर से कोटेशंस मंगवाने रहेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। वो जनरली ऐसा गवर्नमेंट एंटिटीज रहती है तो उसमें ऐसा रहता है कि अगर मिनिमम नंबर ऑफ बिडर्स नहीं है तो वो फिर से रीबिड वगैरह किया जाए। हाँ समझ में आ रहा है, मतलब कि जो कोटेशन है वो सिर्फ कोटेशन मंगवाएंगे, तो उनसे तो क्या हो सकता है कि Yes. दो से मंगवा लेंगे, वो जान पहचान वाले होंगे उनसे, फिर उसमें कमीशन वगैरह भी परचेस मैनेजर का रह सकता है। पर अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट कुछ होगी तो वहां पर हो सकता है कि 3 लोगों को ना जानता हो, या फिर उनकी कुछ और रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो ज्यादा परचेस डिपार्टमेंट के ऊपर डाउट है तो वो कुछ और चीजें कर सकते हैं, तो वो इंटरनल कंट्रोल कह सकते हैं मेरे हिसाब से, राइट। Got it, sir. फिर राहुल सावंत, आपने बताया कि कैश ट्रांजैक्शन होता है वहां पर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। हाँ मतलब कि मेकर चेकर अलग अलग होने चाहिए, हम्म। मतलब कि जो कैश रिसीव कर, कैश हैंडल, कैश जो हैंडल करते हैं वो अलग पर्सन रहते हैं, और जो अकाउंटिंग जो करते हैं वाला। हाँ वो बराबर है, अगर अकाउंटिंग जो करता है लाइक परचेज का या सेल्स का, और जो पेमेंट रिसीव करता है, पेमेंट अप्रूव करता है, और जिसके पास कैश का कस्टडी रहती है, वो अलग अलग होने चाहिए, तो वहां पर गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जो भी एक्सपेंसेस अप्रूव करते हैं और जो कैश का पेमेंट करते हैं, अगर वो दोनों ही एक ही है तो क्या हो, कैश का पेमेंट करते हैं, और जो अप्रूव करते हैं वो दोनों अगर एक ही पर्सन है तो वो तो क्या करेंगे, अपने सारे खर्चे ऐसे ही अप्रूव कर देंगे और पेमेंट कर देगा, ऐसा हो सकता है। वो एक्चुअल में खुद के ही खर्चे खुद ही पैसे लेकर जाएंगे और किसी को पेमेंट किया है ऐसा दिखा सकते हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसलिए मेकर चेकर अलग अलग होने चाहिए। और राहुल भीमजियानी, आपने बताया कि कोई भी प्रोसेस रिव्यू करेंगे, ऐसा ना, यस सर। तो वहां पर भी मेकर चेकर हो सकता है ना, लाइक कि मेकर अलग, प्रिपेयर कोई एक पर्सन करेगा और चेक कोई एक पर्सन करेगा। कुछ चीजों में ऐसा हो सकता है कि एंट्रीज करेगा, उसके बाद मैनेजर की अप्रूवल लेना कंपलसरी है। परचेज में भी कई बार ऐसा होता है कि परचेज करना है तो आपको परचेज, एक तो परचेज ऑर्डर जो बनाएगा उनकी साइन रहेगी, फिर परचेज का जो मैनेजर होगा उनकी साइन रहेगी, फाइनेंस मैनेजर जो होगा, अकाउंट या फाइनेंस का जो मैनेजर है उनकी अप्रूवल रहेगी, और तो और प्लांट या फिर प्लांट हेड है या फिर फैक्ट्री का कोई हेड है, राइट, उनकी भी अप्रूवल रहेगी, तो 4 लोग अप्रूव करेंगे, तो उनसे पता चलेगा कि भाई मेकर परचेज ऑर्डर बनाने वाला एक पर्सन है, बट ये सारे लोग उनको अप्रूव करेंगे तो उसमें गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे, राइट, उनकी अप्रूवल के बाद ही ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो वो साइन जो है वो क्या हो गया, इंटरनल कंट्रोल हो गया। फिर और कोई एग्जांपल इंटरनल कंट्रोल, ये जो प्रोसेसेस होती है कि भाई आपको ये करना है, ऐसा करना है, परचेज ऑर्डर की पूरी परचेज ऑर्डर कैसे बनाना है, उसका फॉर्मेट है, उसी में परचेज ऑर्डर बना है या नहीं, राइट, व्हाट्सएप में आपको नहीं भेजना है, अप्रूवल चाहिए। अब तो बहुत सारी चीजें सॉफ्टवेयर थ्रू भी हो गई है कि ये जो अप्रूवल है ना उसमें साइन नहीं लगती है, उसमें क्या हो जाता है कि आपको मोबाइल
क्लिक से, या कंप्यूटर में आपको क्लिक करना है, अप्रूव करना है, तभी वो परचेज ऑर्डर जाएगा, अप्रूव होगा, तो वो कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। और तो और वहां पर गलती या कुछ गलत होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि साइन में तो क्या हो सकता है कि फोर्जरी कर सकता है, बट अप्रूवल अगर थ्रू मोबाइल फोन देना है तो कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। कैमरा है तो वो भी इंटरनल कंट्रोल है, इन्वेंटरी को सेल्फ कस्टडी में रखते हैं, कैश वगैरह में कुछ गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर सिक्योरिटी पर्सन भी इंटरनल कंट्रोल है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितने गुड्स आ रहे हैं, कितने गुड्स जा रहे हैं, उनकी भी सारी एंट्रीज वो रखते हैं। पासवर्ड इंटरनल कंट्रोल है कि भाई क्या कौन कितना एक्सेस कर पाएगा। इवन जो किस पर्सन को कितने राइट्स मिले, आपने अकाउंटिंग सिस्टम में देखा होगा राइट, कि हर पर्सन जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सभी को सारे के सारे राइट्स अकाउंटिंग वगैरह आपके, या फिर वो सॉफ्टवेयर के नहीं रहते हैं, उनका जितना काम है, उनका जितना जो डिपार्टमेंट है उस हिसाब से उनको राइट्स मिले हुए होते हैं। परचेस डिपार्टमेंट है तो उनको सेल्स के राइट्स नहीं होते, सेल्स डिपार्टमेंट है तो उनको परचेस के राइट नहीं होते हैं। जो भी फाइनेंस अकाउंट्स का देख रहे हैं तो उनके पास परचेस सेल्स के राइट्स नहीं होते, वो सिर्फ एंट्रीज देख सकते हैं कि भाई कितना परचेस कितना सेल, मतलब कि परचेस ऑर्डर सेल्स ऑर्डर, उनका जो पूरी प्रोसेस है उन सभी का राइट नहीं होता है। ह्यूमन रिसोर्स का सैलरीज का राइट सभी को नहीं होता है, आईटी का राइट सभी को नहीं होता है, तो हर किसी के पास राइट्स अलग अलग होते हैं। ऑडिटर के पास कौन सा राइट होता है जनरली सिस्टम में? कुछ एडिट नहीं कर सकते, हाँ, एंट्री सारी देख सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? सिर्फ व्यूइंग राइट्स कर सकते हैं, तो व्यूइंग का ही राइट है, हम एडिट नहीं कर सकते, हम क्रिएट नहीं कर सकते, हम डिलीट नहीं कर सकते। ऑडिटर को ये सारी चीजें अलाउड नहीं होती है, दैट इज कंसिडर्ड एज इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि अगर हम भी गलती से कुछ गलती कर देंगे तो वो हमारे लिए, हमारे रिपोर्ट में वो मिसस्टेटमेंट बन जाएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा कि हमें भी व्यूइंग के ही राइट मिलते हैं। आईटी पर्सन है या फिर कोई हेड पर्सन से डायरेक्टर्स वगैरह है, उनको सारे राइट्स होते हैं, बाकी सभी को डिपार्टमेंट वाइज राइट दिए जाते हैं, दैट इज इंटरनल कंट्रोल। ओटीपी आता है, वो भी इंटरनल कंट्रोल है। तो बहुत सारे ऐसे इंटरनल कंट्रोल्स रहते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। ये इंटरनल कंट्रोल से क्या होता क्या है आपको पता है, मतलब कि वो क्यों इंटरनल कंट्रोल क्या करता है एक्चुअली, मतलब उसको अगर डिफाइन करना हो तो? इंटरनल कंट्रोल्स है वो क्या करता क्या है, मतलब इन डेफिनेशन टर्म, मीनिंग टर्म कुछ पता है? प्रिवेंट्स फ्रॉड और एरर। परफेक्ट, फ्रॉड और एरर नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट, बिकॉज इट इंक्लूड्स बोथ। प्रिवेंट करना मतलब वो हुआ नहीं है और होना नहीं चाहिए ऐसा। नहीं, होना नहीं चाहिए तो वो तो सारा शुड आ गया ना वहां पर। प्रिवेंट करता है मतलब, प्रिवेंट मतलब कि वो रोक देता है, पहले से होने ही नहीं देंगे। हाँ, तो उस मतलब क्या, मतलब जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया ना कि सेल्स पर्सन है, उनको परचेस के राइट्स नहीं है, वो अपने लॉगिन आईडी से तो परचेस की कोई एंट्री देख नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, दैट इज प्रिवेंशन, कि वो पहले से रोक देता है, सिस्टम ही उनको अलाउ नहीं करेगा कि भाई आप एंट्रीज कर सकते हैं, दैट इज प्रिवेंशन। और क्या हो सकता है? इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। सॉरी राहुल सावंत, क्या बोले आप? इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। हाँ, वो उनके ऑब्जेक्टिव्स या पर्पस हो जाएंगे, वो मैं आता हूँ, पर ये जो प्रिवेंशन या फिर दूसरा क्या कर सकता है, हर्ष आपने कुछ बोला? डिटेक्शन। डिटेक्शन, या वो जो भी मिसस्टेटमेंट है उनको डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करके क्या करेंगे, मिल गया बस, ऐसा कुछ थोड़ी हो जाएंगे, डिटेक्ट करके ऐसा करेक्ट, रिवर्स कर देंगे उसको। हाँ करेक्ट, करेक्शन कहते हैं, डिटेक्शन एंड करेक्शन।
या तो इंटरनल कंट्रोल मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट करता है, मतलब होने ही नहीं देगा, या फिर डिटेक्ट करके करेक्ट करेंगे। जो भी मिसस्टेटमेंट हो गए हैं उनको डिटेक्ट करेंगे और उनको करेक्ट करेंगे। मतलब कि अगर मैंने बोला कि भाई सेल्स पर्सन है वो परचेस की एंट्रीज नहीं करना चाहिए, तो ये इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। अगर वो सिस्टम में ही ऐसा है कि भाई सेल्स पर्सन के पास परचेस का कोई राइट्स ही नहीं है, वो देख नहीं सकता, उसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकता, दैट इज प्रिवेंशन, कि भाई प्रिवेंट किया गया है कि सेल्स पर्सन परचेस को एक्सेस नहीं कर सकता। डिटेक्शन एंड करेक्शन क्या होगा कि भाई जो भी एंट्रीज हुई है परचेस की उसमें देखा जाएगा कि कहीं किसी सेल्स पर्सन ने तो एंट्री नहीं की है, अगर की है तो उसको रिजेक्ट किया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। तो वो क्या है, डिटेक्शन एंड करेक्शन। वो कैसे पता चलता है कि भाई ये एंट्री सेल्स वाले पर्सन ने की है? कैसे पता चलता है कि ये पर्सन, हाँ बोलो। ऑडिट ट्रेल। परफेक्ट। ऑडिट लॉग रहता है, राइट? ऑडिट लॉग, अकाउंट लॉग की क्या कौन सी एंट्रीज कब हुई, किसने की, किसने डिलीट की, कब की, उसे ऑडिट की लैंग्वेज में ऑडिट ट्रेल कहा जाता है। एंड ऑडिट ट्रेल इज कंपलसरी इन केस ऑफ कंपनीज। अब कंपनीज के सारे ही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल होना कंपलसरी है कि कौन से अकाउंटिंग एंट्री कब कैसे किसने की, राइट? उसको अगर चेंज किया, मॉडिफाई किया तो कब कैसे किसने किया, डिलीट किया तो कब किसने कैसे किया। तो वो सारी चीजें नेसेसरी है, कंपलसरी है। तो वो ऑडिट ट्रेल के हिसाब से हमें पता चल सकता है कि क्या क्या चीजें हुई है, वो पूरा लॉग रखेगा कि कब क्या एंट्री किसने कब की। तो उसमें से पता चल सकता है कि ये जो एंट्रीज है वो किसी और ने की है, जिसके पास राइट नहीं है उन्होंने की है। तो उस केस में जो भी एंट्रीज है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। दैट इज डिटेक्शन एंड करेक्शन। तो जो इंटरनल कंट्रोल अगर पहले से ही रोक रहा है कि भाई ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट होना ही नहीं चाहिए, तो वो प्रिवेंशन है। अगर वो बाद में प्रिवेंट नहीं कर पाता है तो डिटेक्ट करके करेक्ट भी कर सकते हैं कि पहले से ही पहले हो गया वो मिसस्टेटमेंट, बट अब वो हम ढूंढेंगे और उसको करेक्ट करेंगे, तो वो भी हो सकता है। अगर इंटरनल कंट्रोल्स मटेरियल मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर डिटेक्ट करके करेक्ट कर सकता है, तभी हम कहेंगे कि इंटरनल कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, वो बराबर चल रहे हैं, वो बराबर ऑपरेट हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये इंटरनल कंट्रोल इस तरह से होने चाहिए। अब उसकी प्रॉपर डेफिनेशन है वो ऐसे 315 में दी गई है, जो हम आगे भी पढ़ेंगे। पूरा इन डिटेल इंटरनल कंट्रोल कवर अप किया है, बट इंटरनल कंट्रोल का रेफरेंस बहुत सारी जगह पर आएगा, तो हम उसकी डेफिनेशन यहाँ पर कवर अप कर लेते हैं। So internal control means policies designed, implemented and maintained by management, TCWG or others to obtain reasonable assurance, regarding achievement of objectives of entity with regard to reliability of financial reporting, efficiency and effectiveness of operations, safeguarding of assets, and compliance with laws and regulations. So, internal control क्या है?
policies designed, implemented and maintained. अब हमें पता चल रहा है कि भाई चलो प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पर इंटरनल कंट्रोल होने चाहिए, कहाँ पर गलत हो रहा है, वो पता चलेगा। उसके बेसिस पर हम डिजाइन करेंगे कि इस मिसस्टेटमेंट को या इस चीज को हम कैसे रोके, किस तरह से इसको प्रिवेंट या फिर डिटेक्ट करके करेक्ट किया जा सके। तो वो जो भी प्रॉब्लम है राइट, उस हिसाब से हम कोई पॉलिसी बनाते हैं, कोई पॉलिसी डिजाइन करते हैं कि भाई चलो यहाँ पर इन्वेंटरी है, वो कोई भी, ये इन्वेंटरी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है और इसके चोरी होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस है, तो ये रोकना चाहिए। तो चलो हम यहाँ पर कैमरा इंस्टॉल करेंगे, ये पूरा ही जो हमारा गोडाउन है, पूरा ही स्टोर है, उसमें कैमराज होने चाहिए। तो वो कैमरा होना चाहिए, दैट इज डिजाइंड, पॉलिसी डिजाइन की, उसको इम्प्लीमेंट भी करना रहेगा। वो जो भी हमने सोचा कि यहाँ पर कैमराज होने चाहिए, तो वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि हाँ चलो यहाँ पर कैमराज को एक्चुअल में हम इंस्टॉल करवाएंगे। समझ में आ रहा है? और तो और वो मेंटेन भी होना चाहिए। कैमरास लगाए हैं तो उसको देखना भी है कि प्रॉपरली चल रहे हैं या नहीं, पूरा एरिया कवर अप होता है या नहीं, उसका रिकॉर्डिंग मिलता है या नहीं, रिकॉर्डिंग के साथ अगर जरूरत पड़े तो ऑडियो मिलता है या नहीं, राइट। तो वो सारी चीजें होनी चाहिए, उसमें कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। तो वो जो कैमराज लगाए हैं, लगाने चाहिए, दैट इज डिजाइन, उसको एक्चुअल में इंस्टॉल करेंगे, दैट इज इम्प्लीमेंटेड, और उसको देखते रहेंगे, उसका जो भी मेंटेनेंस वगैरह जरूरी है, उसको अपडेट करने की जरूरत है, तो वो हम करते रहेंगे। क्योंकि कंट्रोल्स ऐसे होते हैं कि जितने लोग कंट्रोल्स बनाते हैं उनसे इम्प्लीमेंट करवाने वाले लोग ज्यादा होते हैं, और इसी वजह से जो कंट्रोल्स बनाते हैं वो थोड़ी सिचुएशन लेकर बनाते हैं, और लोग उनमें लूपहोल्स जो है राइट, वो ढूंढ लेते हैं और ट्राई करते हैं कि किस तरह से वो कंट्रोल्स को अवॉइड किया जा सके। इसीलिए वो कंट्रोल्स को आपको देखते रहना चाहिए और वो अपडेट करते रहना चाहिए, मेंटेन करते रहना चाहिए। सभी जगह पर ऐसा होता है कि जब भी इंटरनल कंट्रोल्स कोई भी आता है, कोई भी ऐसी चीज आती है, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिस वजह से उसमें गलती होती है, गलती रहती है और लूपहोल होते हैं, और उस वजह से लोग उसका मिसयूज करते हैं। फिर जिन्होंने बनाए हैं उनको पता चलता है, फिर से वो कंट्रोल्स को अपडेट करेंगे, अपग्रेड करेंगे, ताकि वो ऐसी चीजें ना हो। लोग नई चीजें, नई लूपहोल्स निकालेंगे और उसका मिसयूज करेंगे। वो प्रोसेस चलता ही रहता है। ये इंटरनल कंट्रोल में भी होता है, लो रेगुलेशंस में भी होता है, और उसी की वजह से इतने सारे अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। समझ में आ रहा है राइट? कहीं पर भी लाइक ऐसा कहते हैं ना कि दरवाजा बंद हो जाएगा तो विंडो ओपन हो जाएगी, राइट? वैसा ही होता है, लोग अगर रोकते हैं तो वो दूसरे लूपहोल्स उसमें ढूंढ लेते हैं। जैसे कि नेटफ्लिक्स में पहले मतलब उनका था ही कि सिर्फ घर में ही आपको यूज करना है, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। उनका मतलब लाइक वो कहा गया था कि ऐसा नहीं करना है, पर फिर भी इंडिया में लोग शेयर करते ही थे, सभी लोग यूज करते ही थे, बहुत सारे लोग। वो ना हो इसीलिए उन्होंने सेम वाईफाई में ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर दिया है ना। तो वो इंटरनल कंट्रोल मेंटेन किया, पहले भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड तो था ही, राइट, बट उसको ज्यादा, क्योंकि उनका रेवेन्यू लॉस होता था, तो उस वजह से ना हो इसीलिए वाईफाई, सेम वाईफाई में ही वो कनेक्ट हो सकता है, दूसरे के साथ आप शेयर नहीं कर सकते। तो वो ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लेकर आए, दैट इज इंटरनल कंट्रोल उनके लिए, तो वही इंटरनल कंट्रोल हो जाएगा। तो वो मेंटेन किया गया, ऐसा कह सकते हैं। पहले जो था उनसे कुछ उन्होंने रिस्ट्रिक्शन ज्यादा स्ट्रिक्ट वे किया गया, दैट इज मेंटेनेंस। लाइक पहले अटेंडेंस सालों पहले, अभी भी होता है, पर सालों पहले तो सिर्फ रजिस्टर में ही एंट्रीज की जाती थी, सिर्फ रजिस्टर में ही अटेंडेंस लिया जाता था एम्प्लॉइज वगैरह का जो है। उनमें क्या होता था, साइन करनी है, वो साइन में प्रॉक्सी भी हो सकता है, फोर्जरी भी हो सकती है, राइट। इवन वो नेक्स्ट डे को भी किया जा सकता है, मतलब कि बाद में भी किया जा सकता था। तो उनसे बेटर है कार्ड पंचिंग, पर कार्ड पंचिंग में भी क्या होता है कि कार्ड किसी को भी दे सकते हैं, कुछ गलत हो सकता है। तो उनसे ज्यादा क्या आ गया, बायोमेट्रिक्स, राइट, अंगूठा लगवाना है या फिर फेस रिकॉग्निशन है, तो वो ज्यादा बेटर वर्जन है अटेंडेंस के लिए। तो वो मेंटेन किया, ऐसा कह सकते हैं कि भाई अपग्रेड किया है, पहले जो लूपहोल्स थे वो लूपहोल्स ना हो इसीलिए बेटर करते हैं। समझ में आ रहा है? तो डिजाइन करना है, इम्प्लीमेंट करना है और मेंटेन करना है। कौन करेगा ये? मैनेजमेंट कर सकते हैं, राइट। जो एंटिटी का मैनेज कर रहे हैं वो सारे डायरेक्टर्स वगैरह हो सकते हैं, जो भी हायर पोजीशन पर है वो कर सकते हैं, या फिर टीसीडब्ल्यूजी, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस हो सकते हैं। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है? मैनेजमेंट है वो रेगुलरली डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होते हैं। टीसीडब्ल्यूजी
जो है उसमें मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है, बट उनके अलावा भी लोग हो सकते हैं। लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उनको हम TCWG कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इन केस ऑफ कंपनीज, वो दोज चार्ज विद गवर्नेंस है। बट उसमें जितने भी डायरेक्टर्स है वो सारे के सारे मैनेजमेंट का पार्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। जनरली उनमें मैनेजमेंट का पार्ट कौन होंगे? जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, राइट, मैनेजिंग डायरेक्टर है, कोई मैनेजर्स है, ऐसी पोजीशन पर है, राइट, उनको हम कह सकते हैं कि ये मैनेजमेंट का पार्ट है। बट जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, वो सिर्फ TCWG का पार्ट होंगे, वो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होंगे। पार्टनरशिप में भी ऐसे स्लिपिंग पार्टनर्स वगैरह होते हैं। ट्रस्ट वगैरह है तो उसमें जो लाइक किसी स्कूल, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कॉलेज वगैरह है, तो उसमें हम प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल को मैनेजमेंट कह सकते हैं। जबकि जो ट्रस्टीज है, अगर वो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है तो वो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस हो जाएंगे। हाँ, वो बड़े बड़े डिसीजंस लेने में हेल्प करेंगे जो TCWG है। कंपनीज में भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वगैरह है, वो बड़े बड़े डिसीजंस लेने बोर्ड मीटिंग्स में तो अटेंड करते ही है, बट वो डे टू डे ऑपरेशंस, रूटीन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस है, उनमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो वो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस कहा जाएगा। आगे हम उसकी पूरी डेफिनेशन भी समझेंगे, बट यहाँ पर उसका रेफरेंस बहुत ज्यादा जगह पर आएगा। तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस गवर्नेंस से रिलेटेड है, और वो मतलब सारे के सारे लोग उनमें जो होंगे वो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होंगे। कई बार मैनेजमेंट और TCWG सेम होते हैं, जितने मैनेजमेंट में लोग हैं उतने ही सारे TCWG में है, तो वहां पर कोई बाइफर्केशन नहीं है। TCWG की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, वो हर एंटिटी में चेंज होगा, राइट। टाइप ऑफ एंटिटी के हिसाब से भी वो चेंज हो सकता है, और एंटिटी टू एंटिटी भी, मतलब कंपनीज में तो चलो बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज TCWG, बट वो हर कंपनी में TCWG चेंज हो सकता है। समझ में आ रहा है? और अदर्स भी हो सकते हैं। तो अदर्स कौन हो सकता है? मैनेजमेंट और TCWG तो उनकी तो घर की कंपनी है, घर का एंटिटी है, तो वो बना सकते हैं, समझ में आया। अदर्स कौन होंगे? ऑडिटर्स होंगे। बोलो, अदर्स कौन हो सकते हैं? ऑडिटर्स के बारे में बात हो रही है, ऑडिटर्स हो सकते हैं अदर्स में। क्या? नहीं नहीं, कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का हेड कोई। तो वो मैनेजमेंट में नहीं आ जाएंगे? ऑडिटर हो सकते हैं? एम्प्लॉय ऑडिटर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता ऑडिटर? ऑडिटर क्यों नहीं हो सकता? बोलो। तो इंडिपेंडेंस ब्रीच ना वापस। परफेक्ट, इंडिपेंडेंस ब्रिज हो जाएगी, इसलिए ऑडिटर तो नहीं हो सकते। अदर्स में एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं, लाइक जैसे कंसल्टेंट वगैरह हो सकते हैं, थर्ड पार्टी, जिसका काम ही है ऐसे इंटरनल कंट्रोल्स बनाना। अदर सीएस तो हो सकते हैं ना, ऑडिटर नहीं, बट अदर सीएस तो हो सकते हैं। अगर अकाउंटिंग सिस्टम में कंट्रोल्स वगैरह लगवाना है, तो वो शायद दूसरे ऐसे सीएस जो इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल्स में एक्सपर्टीज है उनकी, तो ऐसे सीएस हो सकते हैं, राइट। और भी कोई ऐसे कंसल्टेंट हो सकते हैं। ऑडिटर के अलावा कोई भी सीए फॉर्म हो सकती है, कोई भी ऐसे कंसल्टेंट हो सकते हैं, एमबीए वगैरह कोई भी हो सकता है कि जिसको इसमें एक्सपर्टीज नॉलेज है, राइट, उनको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। वो बनाएंगे ऐसी पॉलिसीज। वो ऐसी पॉलिसीज क्यों बनाएंगे? To obtain a reasonable assurance regarding achievement of objectives of entity with regard to एंटिटी के जो ऑब्जेक्टिव है, जो उनके मेन ऑब्जेक्टिव्स है, राइट, वो अचीव हो रहे हैं या नहीं, उसके ऊपर रीजनेबल एश्योरेंस लेने के लिए। और वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में नहीं बता रहे हैं। हम यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है वो ऐसे 315 के हिसाब से समझ रहे हैं, मतलब कि ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। तो ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, तो ऑडिट रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उनसे हमें कंसर्न है, राइट। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटिटी है विथ रिगार्ड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिससे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो रिलायबल बन पाए, तो वो बन रहे हैं या नहीं, उसके रिगार्डिंग हमें अश्योरेंस चाहिए। तो उसके लिए जो पॉलिसीज डिजाइन, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन है, वो क्या कही जाएगी?
इंटरनल कंट्रोल, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया कि भाई सेल्स वाले पर्सन को अलाउ नहीं होना चाहिए कि वो परचेस की कोई भी एंट्रीज करे वो देख सके, दैट इज इंटरनल कंट्रोल। और उस वजह से क्या होगा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है राइट वो ज्यादा रिलायबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रिलायबिलिटी के लिए इंटरनल कंट्रोल हो सकते हैं। सेकंड, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस जो भी हो रहे हैं वो एफिशिएंटली और इफेक्टिव मैनर में होना चाहिए। मतलब कि अटेंडेंस सिस्टम है तो उनसे क्या हो जाएगा कि पता चलेगा कि भाई लेबर एक्चुअल में आ रहे हैं या नहीं, टाइम से आ रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं या नहीं। उनसे क्या पता चलेगा एफिशिएंसी है या नहीं, लेबर की एफिशिएंसी है या नहीं। फिर उन्होंने कितनी प्रोडक्ट्स बनाई, उनका क्वालिटी चेक होता है राइट, कि हर जो भी एम्प्लॉयज है उन्होंने कितने कितने प्रोडक्ट्स बनाए, कैसे कैसे प्रोडक्ट्स बनाए। तो उनसे इफेक्टिवनेस पता चल सकती है कि भाई 8 घंटे काम कर रहे हैं तो 8 घंटे में 100 यूनिट्स बनने चाहिए, अगर ऐसा कुछ भी है तो वो 100 यूनिट्स बनने चाहिए और उन्होंने एक्चुअल में 100 अच्छे से यूनिट्स बनाए हैं तो वो इफेक्टिव भी है। 100 अच्छे यूनिट्स बनाए तो वो इफेक्टिव भी है। समझ में आ रहा है? तो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस बराबर है या नहीं, उसके लिए भी जनरली क्या किया जाएगा, कंट्रोल्स रखे जाएंगे राइट। एफिशिएंटली भी काम करे और इफेक्टिवली भी काम करे। जैसे कि मैं आज से मिनी टेस्ट स्टार्ट होने वाली है राइट, हम 9 to 9:15 यहाँ पर क्वेश्चन भी आपको लिखने हैं और वो मैं आंसर्स भी चेक करूंगा। तो वो जो 10-15 मिनट में लिखे जाएंगे वैसे क्वेश्चंस ही दूंगा राइट। तो वो जो क्वेश्चंस दूंगा उनसे क्या होगा कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी राइट, कि आप वो टाइम पीरियड के अंदर उतना लिख पाएंगे। और इम्प्रूवमेंट भी होगा कि भाई चलो ये गलत लिख रहे हैं, आपकी लैंग्वेज बराबर नहीं है, आपको कंटेंट और ज्यादा प्रिपेयर करना चाहिए, दैट इज इफेक्टिवनेस। तो वो भी क्या है, इंटरनल कंट्रोल है। समझ में आ रहा है? सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स, जो भी असेट्स है उनको सेफ गार्ड करना चाहिए। कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन उनको एक्सेस नहीं करना चाहिए, उनका यूज नहीं करना चाहिए, उनको डिस्पोज ऑफ नहीं करना चाहिए राइट। तो वो क्या है, सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स। मतलब कि गोडाउन के अंदर अगर हमने सीसीटीवी कैमराज रखे हुए हैं तो वो सेफ गार्डिंग ऑफ असेट है। सिक्योरिटी गार्ड को रखा गया है राइट प्रीमाइस के पहले राइट, तो वो क्या है, सेफ गार्डिंग ऑफ असेट है। उस वजह से क्या होगा कि वहां पर कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन नहीं जाएगा, जाएगा तो वो यूज नहीं कर पाएगा, पकड़ा जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो सेफ गार्डिंग ऑफ असेट है। प्रॉपर लॉकर में कैश को रखना राइट, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना, एंट्री वगैरह, तो वो सब कुछ सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स है। एंड कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन, जो भी लॉ रेगुलेशन है उनके साथ कंप्लायंस भी होना चाहिए। उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। जो भी एनवायरमेंटल रूल्स है या फिर और कोई हमें लाइसेंस वगैरह मिला है तो वो प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं या नहीं, उसके लिए भी सिस्टम में कुछ चीजें, कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, कुछ ऐसे कंट्रोल्स रखे जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये पर्पसेस भी कह सकते हैं इसको, पर्पसेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। और ये हमारे डेफिनेशन में भी कवर अप होते हैं। तो जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो क्या है, पॉलिसीज डिजाइंड, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन बाय मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी और अदर्स टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस रिगार्डिंग achievement of objectives of entity with regard to reliability of financial reporting, efficiency and effectiveness of operations, safeguarding of assets and compliance with laws and regulations। ये समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट नहीं है ना इसमें? क्लियर? हाँ सर। यस सर। यस सर। तब मेरा एक डाउट है, यहाँ पर हमने लिखा है रीजनेबल एश्योरेंस, यहाँ पर रीजनेबल एश्योरेंस क्यों? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल के इनहेरेंट लिमिटेशंस, हाँ, एग्जांपल? collision among employees, collision among employees, perfect। segregation of duties है राइट, segregation of duties है कि भाई जो पर्सन परचेस कर रहा है वो उनका क्वालिटी चेक नहीं करेगा, रॉ मटेरियल जो है उनका क्वालिटी चेक नहीं करेगा जो भी आएगा। और जो पर्सन रिसीव कर रहा है, मतलब वो पर्सन जो परचेस, देखिए ऐसे लिख कर ही बताता हूँ। मिस्टर ए है राइट, वो क्या है, परचेस डिपार्टमेंट से है। वो क्या बनाएगा, पीओ प्रिपेयर करेगा। पीओ समझ में आता है ना, परचेज ऑर्डर प्रिपेयर करेगा और वो वेंडर को देगा। फिर एक्चुअल में गुड्स जब रिसीव होंगे तब मिस्टर बी जो है राइट, स्टोर्स पर्सन है,
वो क्या करेंगे, गुड्स रिसीव करेंगे। अब मिस्टर बी मतलब कि जब मिस्टर ए ने परचेस किया था, परचेस ऑर्डर दिया था, तो मिस्टर बी उसके हिसाब से गुड्स रिसीव करेगा। फिर जो गुड्स रिसीव करेंगे उसके बाद या उसी के साथ मिस्टर सी क्यूसी डिपार्टमेंट मतलब कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से है, वो चेक करेगा कि भाई रॉ मटेरियल की क्वालिटी बराबर है या नहीं, रॉ मटेरियल की क्वालिटी बराबर है या नहीं। और वो क्वालिटी बराबर है, एक्चुअल में रिसीव हो गए, बराबर रिसीव हो गए, तो जो मिस्टर डी है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है, वो क्या करेगा, उसकी एंट्री पास करेगा और पेमेंट पास करेगा। तो यहाँ पर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है। सेग्रीगेशन मतलब कि सभी को ये ड्यूटीज डिवाइड कर दी है। परचेस करने वाला पर्सन अलग है, उसको रिसीव करने वाला पर्सन अलग है, उसका क्वालिटी चेक करने वाला पर्सन अलग है, और पेमेंट और अकाउंटिंग करने वाला पर्सन अलग है। तो यहाँ पर 4 लोग इन्वॉल्व हुए हैं। तो यहाँ पर गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि चारों लोग जो है वो अलग अलग है, इसीलिए गलती होने के कंपैरेटिवली चांस कम हो जाएंगे। बट ये चारों अगर फ्रेंड्स है, राइट, ये चारों अगर फ्रेंड्स है, मिल चुके हैं और फ्रॉड करने की ट्राई करते हैं, कि जो मिस्टर है ए है वो कोई एक्स लिमिटेड करके कंपनी है, राइट, उनको सिर्फ परचेज ऑर्डर देता है। मिस्टर ए है, सिर्फ वो फेक परचेज ऑर्डर देता है, जरूरत नहीं है हमें वो चीज की, वो परचेज करने की, बट फिर भी वो परचेज ऑर्डर देता है। एक्स लिमिटेड एक्चुअल में गुड्स सप्लाई नहीं करता है, गुड्स आर नॉट सप्लाइड। गुड्स है वो एक्चुअल में सप्लाई नहीं किए गए हैं, बट फिर भी मिस्टर बी है वो फेक जीआरएन बनाता है, गुड्स रिसिप्ट नॉट, फेक गुड्स रिसिप्ट नॉट बनाता है। और उसके हिसाब से मिस्टर सी है वो फेक क्यूसी अप्रूवल रिपोर्ट, क्यूसी रिपोर्ट बनाता है कि भाई हाँ हाँ बराबर है, कुछ भी इसमें गलती नहीं है। और ये जो भी मिस्टर डी है वो फेक इनवॉइस को प्रोसेस करता है और पेमेंट करता है। पेमेंट एक्चुअल में होगा, पेमेंट एक्चुअल में होता है, तो पेमेंट एक्चुअल में किसको जाएगा, एक्स लिमिटेड को। फिर क्या होगा, एक्स लिमिटेड है वो ए बी सी डी चारों को पैसे दे देंगे। यहाँ पर एक्चुअल में कोई ट्रांजैक्शन एक्चुअल में अकर नहीं हो रहा है, फिर भी चारों लोग, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज था, बट फिर भी चारों लोग मिलकर कुछ गलती करते हैं, मतलब कुछ गलत करते हैं। समझ में आ रहा है, एक्चुअल में ये ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ पेमेंट एक्चुअल हुआ है, बाकी सब कुछ फेक ऑन डॉक्यूमेंट्स दिखाया गया है। तो ये सभी लोगों ने क्या किया है, कोल्यूजन किया है। कोल्यूजन मतलब मोर देन 2 और मोर पीपल साथ मिलकर कुछ भी गलत करते हैं, कुछ भी फ्रॉड करते हैं, तो कोल्यूजन है। तो ये चारों लोगों ने कोल्यूजन किया है। इंटरनल कंट्रोल्स थे कि भाई लोगों को अलग अलग, लोगों को अलग अलग काम करने हैं, सभी को ड्यूटीज अलग अलग थी, उसमें अप्रूवल, उसकी प्रिपरेशन सभी में, बट सारे लोग मिलकर कुछ गलत कर रहे हैं, तो यहाँ पर फ्रॉड हो रहा है। यहाँ पर ये फ्रॉड को डिटेक्ट करना डिफिकल्ट है। यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल, सब कुछ, सारी चीजें प्लान्ड है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, जैसे होना चाहिए वैसे ही हो रहा है, बट वो फिर भी गलत है, राइट। तो इंटरनल कंट्रोल सारे के सारे मिसस्टेटमेंट्स को कभी भी प्रिवेंट, डिटेक्ट या करेक्ट नहीं कर सकता है, उसमें कुछ ना कुछ चीजें रह जाएगी। तो ये क्या है, लूप होल या फिर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, और ये हर बार रहती ही है, चाहे कुछ भी कर ले। फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड है, तो पासवर्ड कई बार पता चल जाता है, सामने वाले को दिख जाता है, तो वो गलत कर सकता है। कई बार तो पासवर्ड ऐसे भी लोग देखे हुए हैं कि जिनका पासवर्ड कंप्यूटर पे ही लगाया रहता है, कंप्यूटर पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड की भी वो स्टिकी नोट स्टिक कर देते हैं। शायद आपने भी कहीं देखा होगा। पासवर्ड कई बार व्हाट्सएप में भी सभी को पता ही होते हैं, राइट, पासवर्ड सारे लोग सेम रखते हैं, ऐसा भी होता है। फिर कैमरास है वो कई बार पूरा एरिया कवर अप नहीं कर पाते, कुछ चीजें रह जाती है। फेस कवर कर ले तो कैमरा में भी कभी बार नहीं दिखता है ना कि किसने वो काम किया है, कौन है उसके पीछे, तो वो भी इनहेरेंट लिमिटेशन है, लूप होल है इंटरनल कंट्रोल के, राइट। साइन कोई भी कर सकता है, फोर्जरी कोई भी कर सकता है, तो वो लूप होल है, राइट। सिस्टम का एक्सेस, आपने सिस्टम कुछ काम कर रहे थे, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, किसी कोई भी वो सिस्टम एक्सेस वैसे नहीं कर सकता, बट आप काम कर रहे थे और आपको किसी ने बुलाया, आप वॉशरूम चले गए और आपने सिस्टम में लॉक नहीं किया था और किसी ने कुछ भी गलत कर दिया, कैमरा में वो एरिया कवर अप नहीं होता था, कैमरा में कुछ रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, कुछ भी गलत ऐसा हो सकता है। तो हर बार आपके इंटरनल कंट्रोल्स ये सारी चीजें कर सके,
मटेरियल मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट या फिर डिटेक्ट करके करेक्ट कर सके ऐसा जरूरी नहीं है। और इसी वजह से हम सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस ले सकते हैं। इंटरनल कंट्रोल जो है उसकी डेफिनेशन में भी है सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस लेना है, मोटा मोटी सब कुछ सही होना चाहिए। क्योंकि इंटरनल कंट्रोल होने की वजह से बहुत सारे लोग तो कुछ गलत नहीं करते हैं। कैमरा को देख के ही चोरी करने वाले 50 लोग मतलब कि जितने होंगे उसके 50% तो चोरी नहीं करेंगे। हाँ, बाकी के 50% होते ही इतने नालायक कि वो चोरी कुछ भी कैसे भी करेंगे, तो वो अलग है। बट एटलीस्ट थोड़े से तो कम हो ही जाते हैं इंटरनल कंट्रोल होने की वजह से। और जो बाकी के लोग हैं उसमें भी पकड़े जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं अगर इंटरनल कंट्रोल है तो। समझ में आ रहा है? तो ये इंटरनल कंट्रोल से नेसेसरी है, होने ही चाहिए। बट यहाँ पर हम कभी भी 100% नहीं कर सकते, श्योर नहीं कर सकते कि इंटरनल कंट्रोल है मतलब कि वहां पर कुछ भी गलत नहीं है। वहां पर फिर भी गलत होने के चांसेस है, क्योंकि वो क्या होगा कि वहां पर इनहेरेंट लिमिटेशंस हो जाएगी, लूप होल्स हो जाएंगे। क्लियर? राइट। चलिए, तो जो इंटरनल कंट्रोल्स है, internal controls are operating effectively if they are able to prevent or detect and correct material misstatements. इंटरनल कंट्रोल्स को ऑपरेटिंग इफेक्टिवली ऐसा कह सकते हैं अगर वो प्रिवेंट कर सके या फिर डिटेक्ट करके करेक्ट कर सके मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को। However, internal control has internal controls have its own limitations। और उसी वजह से इंटरनल कंट्रोल की खुद की लिमिटेशंस है, और उसी की वजह से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकते। However, internal controls have its own inherent limitations। समझ में आ रहा है? चलिए, तो आप ये लिख लीजिए ऐसे 200 से। अभी आप थोड़ा सा कैमरा ऑन कर दीजिए तो पता चले, और आपका लिखना मतलब होता चले तो मुझे बताया जाएगा, तो मैं वो स्लाइड थोड़ा सा ऊपर कर स्क्रॉल कर दूँ।
राहुल तुम्हारा माइक कर दीजिए। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? Yes, sir. Sir, just call करिए.
देन ये एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है। सर इसमें भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाँ मतलब लाइक छोटे मोटे मिसस्टेटमेंट्स तो चलते हैं ना, वो जनरली देखा ऐसे ही जाता है कि हाँ, लेकिन अगर डिपार्टमेंट हेड मतलब बोलो बोलो हाँ क्या बोल रहे थे? मैनेजमेंट मतलब ऐसा कुछ भी करता है तो ऐसा छोटे छोटे मिसस्टेटमेंट्स ऐसा पूछ रहे हो? नहीं मतलब अगर एक कोई डिपार्टमेंट है उसका कोई सबऑर्डिनेट मतलब कोई जूनियर बंदा है उससे गलती हो गई हम्म मतलब मैंने नहीं देखनी चाहिए ना कंट्रोल में कंपनी वालों को। बट अगर वो सी हर चीज में फॉर एग्जांपल अगर एरोप्लेन वगैरह है तो उसमें भी चेकिंग वगैरह होता है, बट कुछ चीजें ऐसी चली जाती है ना, या फिर कई बार चलो एयरपोर्ट पर सभी को चेक करते हैं, मॉल्स वगैरह है, कुछ ऐसे मंदिर वगैरह है जहाँ पर चेक करते हैं ताकि कुछ भी बॉम्ब थ्रेट वगैरह कुछ ना हो, तो हर बार सभी को अच्छे से चेक नहीं करते हैं, वो नहीं होना चाहिए ऐसा। बट एवरी टाइम वो प्रॉब्लम नहीं होता है कि अगर हम नॉर्मल लाइक हमारे जैसे लोग अगर चले जाते हैं और उनको अच्छे से चेक नहीं किया तो उसमें चांसेस कम होते हैं कि रिस्क हो। बट कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर है, कोई भी ऐसा टेररिस्ट है तो वो नहीं चले जाना चाहिए ऐसा। हर बार सारे मिसस्टेटमेंट्स बहुत ही ज्यादा नहीं होता है, वो जितने अच्छे होंगे दैट्स फाइन, दैट्स ग्रेट, बट एटलीस्ट वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट को अगर रोक रहे हैं या डिटेक्ट करके करेक्ट कर रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी के लिए मटेरियल मतलब सॉरी वही ना कंपनी के लिए मटेरियल मतलब यूजर्स को अफेक्ट हो रहा है वही शेयर होल्डर्स को स्टेक होल्डर्स। उनके उनके खुद के लिए भी होगा ना, लाइक ये जो चारों पर्पसेस हमने लिखे तो ये चारों पर्पसेस उनके लिए भी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बराबर होनी ही चाहिए ना, क्योंकि उनको भी कुछ डिसाइड करना हो सकता है, डिसीजंस वो भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर ले सकते हैं, उनके लिए ऑपरेशंस बराबर होना उनके लिए ही खुद के लिए ही बेटर है, सेफ गार्डिंग ऑफिसर्स खुद के लिए ही बेटर है ना कंपनी के लिए ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए। तो हर बार जरूरी नहीं है कि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, वो खुद के लिए भी इंटरनल कंट्रोल्स खुद के लिए भी है कि कुछ गलत ना हो। क्लियर? सी मतलब आपको एग्जाम में अच्छे से पास होना है, राइट, आपको अच्छा सीए बनना है, तो उसके लिए हैंडराइटिंग अगर खराब होंगे तो चलेगा? बराबर है। वो भी गांधी जी के हिसाब से मिसस्टेटमेंट है। पर हर स्टूडेंट अच्छा लिख सके, अच्छा हैंडराइटिंग है वही अच्छा स्टूडेंट, ऐसा नहीं कह सकते, डिपेंड्स ना, सारी चीजें परफेक्ट नहीं होती कभी भी।
तो वो मिसस्टेटमेंट्स भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट रोक रहे हैं तो बेस्ट है, बेटर, इनफ, क्लियर। Then, sir. और एक Yes. हाँ, नेक्स्ट हम समझते हैं ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क क्या होता है? ऑडिट इज रिस्क ऐसा नहीं, वो तो है ही, बट ऑडिट रिस्क अलग से भी है। When auditor expresses inappropriate opinion, when financial statements are auditor expresses inappropriate opinion when financial statements are materially misstated. जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर मटीरियली मिसस्टेटेड है और उस केस में अगर ऑडिटर इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं तो उसे ऑडिट रिस्क कहा जाएगा। मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है बट वो ऑडिटर के ध्यान में नहीं आए और उन्होंने गलती से अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर दिया। मतलब कि करना चाहिए मॉडिफाइड ओपिनियन बट कर दिया अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस, तो उसको ऑडिट रिस्क कहा जाएगा क्योंकि उस वजह से जो भी यूजर्स है वो इनअप्रोप्रिएट डिसीजन पर आएंगे। यहाँ पर ऑडिटर ने इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन एक्सप्रेस किया है और उस वजह से क्या हो गया कि वो पूरा जो ऑडिट का पर्पस था वही गलत हो गया। इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है बट ऑडिटर के ध्यान में वो नहीं आए और उस वजह से उन्होंने अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर दिया। तो वो अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर दिया, इसीलिए वो क्या बन गया? ऑडिट रिस्क बन गया। ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल एंड परवेसिव मिसस्टेटमेंट्स है बट ऑडिटर है वो क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, वो परवेसिवनेस को कंसीडर नहीं करता है और उस वजह से वो एडवर्स ओपिनियन की जगह पर क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, तो वो भी ऑडिट रिस्क है। पर इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है और उस केस में वो क्या करे? इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन एक्सप्रेस करे। मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब कि वहां पर ऑडिटर को अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाहिए और वो वहां पर मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, ऐसे चांसेस नहीं है। क्यों? देखिए, अगर गलती है, ऑडिटर को मिली है, कुछ भी मिसस्टेटमेंट मिला है, तो वो मैनेजमेंट से, टीसीडब्ल्यूसी से डिस्कस करेंगे। उनके साथ अगर वो मॉडिफाइड ओपिनियन देने वाले हैं तो वो डिस्कस करना रहेगा। वो एक्चुअल में मिसस्टेटमेंट से तभी क्लाइंट है, मैनेजमेंट है, वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ ठीक है हमारी गलती है, आप मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर दीजिए। अगर उनकी गलती नहीं है, एक्चुअल में वहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, हाँ हाँ आप कह रहे तो बराबर ही होगा। अगर वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, वो मैनेजमेंट को पता है, तो वो किसी ना किसी तरीके से प्रूव करेंगे कि ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है और उस केस में वो ऑडिटर को मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करने देंगे अगर वो गलती नहीं है तो। अगर ऑडिटर को भी वो प्रूफ दिखा रहे हैं और ऑडिटर सेटिस्फाइड है कि हाँ बराबर है, तो वो ऑडिटर भी क्यों जानबूझकर थोड़ी ना वो मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। ऑडिटर इतना भी इरेशनल नहीं हो सकता कि वहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है फिर भी वो मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करे। वो रेयर, मतलब नेग्लिजेंट चांसेस है, नेग्लिजिबल चांसेस है कि ऐसे कुछ हो, तो उसको ऑडिट रिस्क में कंसिडर नहीं किया जाता। ऑडिट रिस्क में क्या कवर अप होता है कि ऑडिटर एक्सप्रेसेस इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और उस केस में अगर ऑडिटर इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन एक्सप्रेस करता है तो उसे ही ऑडिट रिस्क कहा जाएगा, अदरवाइज ऑडिट रिस्क नहीं कहा जाएगा। मतलब कि आपको देना चाहिए था मॉडिफाइड ओपिनियन और आपने दिया है अनमॉडिफाइड ओपिनियन, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा कि आप ऑडिट रिस्क है। या फिर ऐसा है कि आपको देना चाहिए एडवर्स ओपिनियन और आपने दिया है क्वालिफाइड ओपिनियन, मतलब कि आपको लग रहा है कि जो मिसस्टेटमेंट्स है वो मटेरियल है बट नॉट परवेसिव, बट एक्चुअल में वो मटेरियल एंड परवेसिव है, तो उस केस में देना चाहिए एडवर्स, पर आपको आप दे रहे हैं क्वालिफाइड, तो वो भी ऑडिट रिस्क बन जाएगा।
मतलब कि जब मिस स्टेटमेंट्स है और उसको कंसिडर किए बिना अगर ऑडिटर ओपिनियन एक्सप्रेस करता है देन इट इज कंसिडर्ड एज इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन, और उस केस में वो ऑडिट रिस्क बन जाता है। समझ में आ रहा है? राइट। तो ये ऑडिट रिस्क है। तो इसमें सिर्फ दो ही चीजें हैं, ये दो ही चांसेस है कि इसको हम कंसिडर करें। क्लास चालू ना दे नेट नहीं है। यूज कर दो। तो दो सिचुएशन जनरली पॉसिबल है, when FSR materially misstated and auditor expresses unmodified opinion. Or when misstatements are material and pervasive, while auditor expresses qualified opinion. जहां पर एडवर्स ओपिनियन देना चाहिए वहां पर अगर क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं देन इट इज कंसिडर्ड एज ऑडिट रिस्क। तो ये दो सिचुएशन में पॉसिबल है, देना चाहिए था मॉडिफाइड ओपिनियन और ऑडिटर अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर देना चाहिए था एडवर्स ओपिनियन और क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो ऑडिट रिस्क बन जाएगा। ये जो ऑडिट रिस्क है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड एंड कैन नॉट, वो कर भी नहीं सकता और हो भी नहीं सकता, ऑडिट रिस्क टू जीरो। कभी भी वो ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर सकता, ऐसा एक्सपेक्टेड भी नहीं है और वो कर भी नहीं सकता। क्यों? ऐसा क्यों? हर्ष, ऐसा क्यों? वही इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह। हाँ, परफेक्ट। ये क्यों नहीं हो सकता? ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। वहां पर ऑडिट चाहे कितना भी अच्छे से कर ले, वहां पर कुछ ना कुछ रिस्क रहेंगे जब वहां पर जो ओपिनियन होगा वो इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, तो ऐसे चांसेस रहेंगे ही, वो रिस्क रहेगा ही। इसीलिए कभी भी ऑडिट रिस्क जीरो नहीं हो सकता है। क्लियर? राइट। सो ऑडिट रिस्क है, होपफुली समझ में आ गया होगा। क्लियर? यस सर। ओके, तो ये फटाफट लिख लो। तो YouTube ऑडियंस, यहाँ पर हम रखते हैं अपना आज का ये सेशन डेमो लेक्चर 2। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर जो कल लेक्चर होगा राइट, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी आपको उस बैच के बारे में भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।